फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा 7वां पार्ट है। इसके पहले हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था श्रृंखला का 7वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन की जानकारी हम इस पार्ट में हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना हमारी अपकमिंग सीरीज की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें 60 डेज क्रैश कोर्स होगा, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाएंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास रेगुलर रूप से आपको पर डे प्रोवाइड की जाएगी एक सेम टाइम पर, जो कि हेल्पफुल होगी पीएससी, पीसीएस प्री, एसएससी, रेलवे और जो अन्य गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है और ये बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ये शुरू करते हैं और बात करते हैं आर्थिक नियोजन की। सबसे पहले बात करते हैं नियोजन क्या है। नियोजन क्या है, नियोजन के बारे में जानते हैं। तो वह व्यवस्था जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में उसके अभिकरणों के द्वारा आर्थिक संपदा और सेवाओं का अनुमान लगाया जाता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रणनीति तैयार की जाती है, तो वह व्यवस्था आर्थिक नियोजन कहलाती है। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में, मतलब किसी भी देश के लिए अपनी आर्थिक संपदा और सेवाओं का अनुमान लगाना और अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजनाओं को तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन क्यों जरूरी है, क्या उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना ही नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन साथ ही साथ इसके जो अन्य उद्देश्य इसके साथ चलते हैं, उसकी अगर बात करते हैं अन्य उद्देश्यों में, तो देश की बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को कम करना, संसाधनों का विकास करना और विकास परक कार्यों में उन संसाधनों को लगाना। अन्य नियोजन में जो उद्देश्य है वो जो असमानताएं हैं, असमानताओं को दूर करना, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी असमानताओं के प्रकार की, किस किस के लिए योजनाएं तैयार की जाती है। तो असमानताओं को जो दूर करना भी नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। मानव श्रम का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण करना तथा लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी को कम करना, साथ ही साथ निवेश एवं पूंजी विकास को बढ़ावा देना। ये मुख्य उद्देश्य हैं जो नियोजन के उद्देश्य हैं। अब आगे बात करते हैं भारत में नियोजन के इतिहास की। अगर मोटे तौर पर बात करते हैं तो भारत में जो व्यवस्थित नियोजन आरंभ हुआ वो 1951 में स्टार्ट हुआ 1951 में। लेकिन इसके पहले जो नियोजन के इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है और किन किन स्तरों पर रही, उसकी चर्चा हम अब आगे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वेश्वरैया योजना की। तो नियोजन के सैद्धांतिक प्रयास भारत में काफी पहले से चल रहे थे। जैसे इस योजना में क्या था कि 1934 में जो मैसूर के दीवान थे और सिविल इंजीनियर थे एस.एम. विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया इस नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह सौंपा गया, क्रियान्वयन के लिए इस पुस्तक को सौंपा गया। द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो इकोनॉमी फॉर इंडिया द प्लांट थी, इसकी जो क्रियान्वयन के लिए प्रति सौंपी गई वो ब्रिटिश सरकार को सौंपी गई। पुस्तक के अगर मुख्य प्रस्तावों की बात करते हैं या फिर विश्वेश्वरैया योजना के मुख्य प्रस्तावों की बात करते हैं तो इसमें 10 वर्षीय योजनाएं, लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम का उद्योग में हस्तांतरण, ये मुख्य पॉइंट हैं जो विश्वेश्वरैया योजना में जो पुस्तक उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी क्रियान्वयन के लिए, उसमें प्रस्तावित थे। जिसमें 10 वर्षीय योजनाएं, लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम का उद्योग क्षेत्र में हस्तांतरण, मतलब जो कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम लगा हुआ है, जिनकी जरूरत नहीं है, उनका स्थानांतरण कृषि क्षेत्र में,
योजनाओं की जो समाप्ति होने पर राष्ट्रीय आय को दोगुना करना इत्यादि प्रकार के लक्ष्य प्रस्तावित थे। लेकिन इस प्रस्ताव पर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन लोगों में आर्थिक नियोजन के महत्व का बहुत जरूर हुआ। अगर यहाँ पर लोगों की बात करते हैं तो उस समय जो क्रांतिकारी थे और जो सजग क्रांतिकारी और देश के सजग नागरिक थे, उनमें इस आर्थिक नियोजन के महत्व का ज्ञान हुआ। एक अन्य योजना की बात करते हैं, कांग्रेस योजना। तो सन 1938 में कांग्रेस शासित राज्यों के जो उद्योग मंत्री थे उनमें का एक सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि देश में गरीबी बेरोजगारी की जो समस्या है इसका हल कैसे किया जाए और आर्थिक नियोजन के साथ औद्योगिकीकरण के साथ ही इसका हल किया जा सकता है। तो इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन के साथ औद्योगिकरण की आवश्यकता है। इसी समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस समिति की रिपोर्ट जो अंतिम थी वह 1949 में प्रकाशित हुई और वह आर्थिक नियोजन का आधार बनी। भारत में आर्थिक नियोजन का आधार भी राष्ट्रीय योजना समिति बनी। आगे बात करते हैं मुदलियार समिति की। तो जो मुदलियार समिति थी, इस समिति का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था और कब किया गया था? 1991 में। और इसके अध्यक्ष जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे रामास्वामी मुदलियार, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और गठन क्यों हुआ अगर इसकी बात करते हैं तो लगभग 1940 के आसपास राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकताएं और उपयोगिता क्या है यह भारतीय जनता में सजग हो गई थी और जो सरकार थी उससे भी जनता एक जो नियोजन समिति की उम्मीद रखी हुई थी। तो उसी उम्मीद के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। इस समिति को देश के विकास के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा गया और इस समिति की योजनाओं के व्यवहारिक स्वरूप की अगर बात करते हैं तो बहुत ही कमजोर था और इस समिति से सरकारी प्रयासों का कोई धनात्मक प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। अब बात करते हैं गांधीवादी योजना की। इस योजना की पेशकश 1944 ईस्वी में प्रसिद्ध गांधीवादी श्रीमन नारायण के द्वारा की गई थी। क्योंकि एक प्रसिद्ध गांधीवादी थे तो इसी के कारण इसको गांधीवादी योजना का नाम भी दिया जाता है। और इसकी मुख्य संकल्पना स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की संरचना थी। गांवों में कृषि एवं उद्योगों के विकास पर मुख्य बल दिया गया था और विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना ने आगे चलकर देश में जो पंचायती राज थे या फिर जो पंचायती राज हैं देश में उनकी नींव डाली। तो पंचायती राज की नींव देश में किस योजना के तहत पड़ी या फिर उसकी जो मुख्य आधारशिला किस योजना से बनी? तो गांधीवादी योजना से बनी ऐसा कहा जा सकता है। आगे जन योजना। इस योजना का प्रस्ताव M.N. रॉय के द्वारा किया गया जो कि सन 1945 को लाया गया। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद से प्रेरित थी और कृषि तथा उद्योग में वृद्धि करके जनसाधारण को लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यूनतम आवश्यकता की जो नीति अपनाई गई उसमें जन योजना को मूर्त रूप प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं बॉम्बे योजना की। तो बॉम्बे योजना, यह योजना देश के 8 बड़े उद्योगपतियों के द्वारा पेश की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य जो था वह उद्योगों का विकास था जिससे देश का विकास भी निहित है। इस योजना में अहम भूमिका में JRD टाटा, GD बिड़ला और जॉन मथाई थे। अन्य सदस्यों की अगर बात करते हैं तो उसमें घनश्याम दास बिड़ला, श्रीराम सेठ, कस्तूर भाईलाल, हरकिशन श्राफ, अर्देशीर दलाल जो थे वो इसमें शामिल थे। इस योजना के शीर्षक की अगर बात करते हैं तो यह योजना ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, इस नाम से इस योजना का शीर्षक था। ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इस योजना पर भी ब्रिटिश सरकार का कोई विशेष महत्व नहीं गया। अब बात करते हैं नियोजन के प्रकारों की। नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो नियोजन को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किस किस प्रकार के अपने विशेष कारणों के कारण नियोजन के प्रकार किस प्रकार से हैं
उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साम्यवादी नियोजन, इसको पूर्णतया केंद्रीकृत नियोजन भी कहते हैं। तो पूर्णतया केंद्रीकृत नियोजन कौन सा है? समाजवादी नियोजन। इसमें निजी क्षेत्र तथा बाजार क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाता है और इसका मुख्य उदाहरण चीन की योजना है। आगे बात करते हैं एक अन्य प्रकार की प्रजातांत्रिक योजना। जो प्रजातांत्रिक नियोजन है, इसमें राज्य की भूमिका बाजार तंत्र की पूरक व्यवस्थाओं के रूप में कार्य करती है और इसका अन्य नाम मिश्रित प्रकार का नियोजन भी है। जो प्रजातांत्रिक नियोजन है उसका एक अन्य नाम मिश्रित प्रकार का नियोजन भी है, जैसे यूएसए की योजनाएं। प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उदाहरण यूएसए की योजनाएं हैं। आगे बात करते हैं निर्देशात्मक नियोजन। यह केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाने वाला नियोजन है। भारत में इस नियोजन को 8वीं पंचवर्षीय में, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भारत में यह अपनाया गया। बात करते हैं आदेशात्मक नियोजन की। इसमें अनिवार्यता का अंश होता है। निर्देशात्मक नियोजन केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और आदेशात्मक जो नियोजन होता है उसमें अनिवार्यता का अंश होता है। संपूर्ण शक्ति प्रशासन में निहित होती है। और इस योजना के जो ये आदेशात्मक नियोजन है, इसके लक्षण भारत में 4थी पंचवर्षीय योजना में दिखाई पड़े। आगे बात करते हैं एक अन्य योजना के प्रकार की, तो केंद्रीय नियोजन। संपूर्ण उत्तरदायित्व इस नियोजन में केंद्रीय संगठन का होता है, जिसमें योजनाओं का निर्माण, निरीक्षण और क्रियान्वयन समेत सभी अंश जो होते हैं वो सब उत्तरदायी होते हैं केंद्रीय संगठन के। और भारत की योजना इसका मुख्य एक उदाहरण है। भारत की योजना केंद्रीय नियोजन का एक मुख्य उदाहरण है। अब बात करते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन की। इसमें सरकार, स्थानीय निकाय व उद्यमियों समेत सभी मिलकर नियोजन करते हैं। जो विकेंद्रीकृत नियोजन होता है, इसमें सरकार, स्थानीय निकाय और उद्यमी सभी प्रकार एक साथ मिलकर नियोजन करते हैं। इसको नीचे से ऊपर की तरफ का नियोजन भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है कई बार। नीचे से ऊपर की तरफ का नियोजन किसको कहते हैं? तो विकेंद्रीकृत नियोजन नीचे से ऊपर की तरफ का नियोजन कहलाता है। आगे बात करते हैं दीर्घकालिक नियोजन की। लंबे समय के लिए किया जाने वाला नियोजन दीर्घकालिक नियोजन कहलाता है। इसकी अवधि लगभग 5 से 7 वर्ष तक की रहती है और इसका मुख्य उदाहरण भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं। अब बात करते हैं चक्रीय नियोजन की। तो प्रत्येक साल योजना का निर्माण किया जाता है। चक्रीय नियोजन में प्रत्येक साल योजनाओं का निर्माण किया जाता है और नियोजन का यह प्रकार अनेक आवर्ती योजनाओं की श्रेणियों पर आधारित होता है। अगर चक्रीय नियोजन की बात करते हैं तो यह आवर्ती जो है निर्माण की श्रेणी पर आधारित होता है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व की सरकारें थी उसमें इस प्रकार की योजनाओं का प्रयोग मिलता है। अब बात करते हैं संरचनात्मक नियोजन की। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक दोनों पर बल दिया जाता है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, दोनों विकास पर बल दिया जाता है संरचनात्मक नियोजन में। और भारत में इस प्रकार की नियोजन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्रियात्मक नियोजन की। यह नियोजन विकसित देशों में पाया जाता है और इसमें आर्थिक व सामाजिक कमजोर ढांचे को मजबूती प्रदान की जाती है। चूंकि विकसित देश है तो वहां पर जो अर्थव्यवस्था है पूरी विकसित है, लेकिन वहां पर जो आर्थिक व सामाजिक कमजोर ढांचे हैं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर ढांचे हैं, उनकी मजबूती के लिए ऐसे नियोजन किए जाते हैं। आगे बात करते हैं भौतिक नियोजन की। तो देश की भौतिक अवस्था, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, देश की भौतिक अवस्था के लिए किए जाने वाले नियोजन इस श्रेणी में आते हैं। भौतिक अवस्था की अगर बात करते हैं जिसमें मानव के विकास के साथ साथ जो अन्य जरूरतें होती हैं जैसे जल, बिजली, इन सब चीजों के विकास के लिए जो नियोजन तैयार होता है वो भौतिक नियोजन कहलाता है। अब बात करते हैं वित्तीय नियोजन की। तो मुद्रा के रूप में संसाधनों की व्यवस्था के लिए किया जाने वाला नियोजन वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आता है। इसमें विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है? इसको आंशिक नियोजन भी कहा जाता है। इसमें निर्धारित क्षेत्र के लिए नियोजन किया जाता है, जैसे किसी राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए नियोजन या ऊर्जा क्षेत्र में नियोजन या जल क्षेत्र में नियोजन क्षेत्रीय नियोजन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नियोजन की। तो इसको विस्तृत नियोजन के नाम से जाना जाता है। विस्तृत नियोजन किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय नियोजन को।
राष्ट्रीय नियोजन को विस्तृत नियोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लक्ष्य बनाया जाता है, मतलब जो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय नियोजन में लक्ष्य होती है, और भारत में राष्ट्रीय नियोजन की नीति अपनाई गई है। अब बात करते हैं बहुस्तरीय नियोजन की। इसमें देश के नियोजन की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों में बांटकर तैयार की जाती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुस्तरीय नियोजन। इसमें देश के नियोजन की जो प्रक्रियाएं हैं वो विभिन्न स्तरों में बांटकर तैयार की जाती हैं। सभी इकाई एक दूसरे की पूरक होती हैं। भारत में इस प्रकार के नियोजन को भी अपनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे भारतीय नियोजन के, भारत में आर्थिक नियोजन के, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे योजना आयोग एवं नीति आयोग की विस्तृत रूप से। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही साथ 60 डेज क्रैश कोर्स बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 60 डेज में आपको लगभग पूरी लर्निंग्स कराई जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट सारी लर्निंग्स होंगी जो एग्जाम से पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके, और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।